तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इसलिए आप सभी प्रश्नों को पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आप जवाब को देखते चलेंगे। इसलिए कि जब आप प्रश्न समझ जाएंगे तो आपका 75% जो प्रश्न है वहीं पर क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और जवाब को आप देखते चलेंगे, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाएगा। और इस चैनल पर आरजी सोशल स्टडी पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सेट लगभग उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल उनको जाकर के एक बार रीड जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। प्रश्न को समझेंगे आप। कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। सवाल नंबर 2 है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से रूस जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। क्लियर है। सवाल नंबर 3 है, कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, चिकित्सा सुविधा। सवाल नंबर 4 को अब हम देखेंगे। सवाल नंबर 4 है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या की चर्चा हो रही है। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग यानी कि आयु क्या लिमिट है, आयु कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 15 साल से लेकर के 59 साल, यानी कि 15 वर्ष की आयु से लेकर के 59 वर्ष की आयु तक कार्यशील जनसंख्या है। सवाल नंबर 5 है कि इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है। इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि मानव विकास का जो स्तंभ है समता है, सतत पोषणीयता है और उत्पादकता है, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तृतीय आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो व्यापार भी है, सेवाएं भी है और संचार भी है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 7 है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच संबंधित है। इसका सही और सीधा जवाब होगा पाइपलाइन से, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8 को हम देखेंगे। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया, यानी कि नाफ्टा जो है अस्तित्व में कब आया। नाफ्टा का मतलब होता है कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अस्तित्व में आया, यानी कब आया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 1994 ईस्वी में। क्लियर है। सवाल नंबर 9, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, यानी कि किस तरफ से होकर के गुजरता है बृहद ट्रंक मार्ग। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तर अटलांटिक महासागर होकर। सवाल नंबर 10 है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए वाराणसी, बी पटना, सी लाहौर, डी पिट्सबर्ग। अगर आप ऑप्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लाहौर जो है औद्योगिक नगर है, वैसे वाराणसी भी औद्योगिक नगर है और पिट्सबर्ग भी औद्योगिक नगर है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लाहौर आपका बिल्कुल सही है, औद्योगिक नगर की श्रेणी में आ सकता है। सवाल नंबर 11 है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, 1991 से 2001 के बीच में। क्लियर है। आप कहीं कहीं देखेंगे तो 2001 और 11 भी दिखा सकता है, लेकिन ऑप्शन 1991 से 2001 गलत नहीं होगा। सवाल नंबर 12 है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, द्रविड़। सवाल नंबर 13 है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ऑप्शन ए गुच्छित, बी अर्धगुच्छित, सी पल्लीकृत और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार है गुच्छित भी हो सकता है, अर्धगुच्छित भी हो सकता है और पल्लीकृत भी हो सकता है। अब हम सवाल नंबर 14, 15 को देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 14 है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है वो नगर है नासिक। क्लियर है। सवाल नंबर 15 है कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगरा। ठीक है। सवाल नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 जो है कह रहा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हो ए गेहूं, बी कपास, सी बाजरा, डी मक्का, कौन जो फसल है उत्तर भारत में रबी की फसल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेहूं।
सवाल नंबर 17 कि कॉफी उत्पादक राज्य है, यानी कि कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। सवाल नंबर 18 है कि हरित क्रांति का संबंध है, आप याद रखेंगे इसको, ये प्रश्न भी आई है, ये भी प्रश्न भी आई है और हरित क्रांति भी आई है। ठीक है, आप इसको टिक भी कर लेंगे और बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका इंटर एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल नंबर 18 कि हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि किससे है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, खाद्यान्न उत्पादन से। सवाल नंबर 19 है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु बेसिन, याद रखेंगे आप। सवाल नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 20 है कि लैगून पश्चजल पाए जाते हैं, लैगून पश्चजल पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि केरल में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। क्लियर है? अब हम सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए बादाम पहाड़, बी गुरु महिसानी, ये मुरु दिया हुआ है, गलत है, गलत प्रिंट हो गया है, ये गुरु महिसानी होगा, और सी किरीबुरु, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, तो ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी, यानी कि बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और किरीबुरु, ये तीनों जो है लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। सवाल नंबर 22 है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? यहाँ अद्वितत्व लिखा है, गलत प्रिंट हुआ है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभ्रक, यानी कि अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। अब हम सवाल नंबर 23 को देखेंगे। सवाल नंबर 23 है कि इनमें से कौन बक्साइट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन बक्साइट से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गया। क्लियर है? सवाल नंबर 24 है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? सीधा बात है, ऑप्शन सी 80%, यानी कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का 80% बिटुमिनस प्रकार का है। सवाल नंबर 25 है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आप ऑप्शन देखेंगे, गोंडवाना भी सही होगा और धारवाड़ भी सही होगा। आप इसको याद रखेंगे कि यूरेनियम जो है धारवाड़, गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। सवाल नंबर 26 को देखेंगे अब हम लोग। सवाल नंबर 26 है कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, चेन्नई। सवाल नंबर 27 को समझते हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा। ठीक है। सवाल नंबर 28, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। आप ये इंटर एग्जाम ही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मानकर भी इसको चलिए। आप जितना ही याद करेंगे उतना ही आपको लाभ करेगा आगे आने वाले आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 28 है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनबाद से। सवाल नंबर 29 है कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अब हम सवाल नंबर 30 देखेंगे और इस सेट का अंतिम प्रश्न भी है। सवाल नंबर 30 है कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में।